लेकिन आजकल के पेरेंट अपना सुख ज्यादा ढूंढते हैं। आप काम करने जा रहे हैं, इट्स फाइन, बट व्हेन यू आर विद चिल्ड्रंस, आर यू टोटली विद योर चिल्ड्रंस? एनईपी की भी बात काफी पहले से चल रही थी, लेकिन देखिए अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है उसको। करंट जो गवर्नमेंट है, मे बी हम बोल सकते हैं कि वो डिक्टेटरशिप की तरह काम कर रहा है। यही सेंसिटिविटी है जो आजकल के स्टूडेंट्स में कम होती जा रही है मैम, बहुत कम हो गई है। लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने के बाद भी आज की जनरेशन ने ये देखा है कि लोग अनफुलफिल्ड फील करते हैं, और ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं जिसमें अच्छे सेलिब्रिटीज सुसाइड कर लेते हैं। अभी रिसेंटली सुशांत सिंह का हुआ है, जिसपे ऑब्वियसली कंट्रोवर्सी हो रही है, बट अदरवाइज ऑल्सो वेरी मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें लोगों ने सुसाइड किया है। They were good at their academics, they were good at everything. I think it's a good time for Indian student to go for US for their further studies. Education is about empowerment, cultivating your highest potential. अपने आप हर दिन खुद से खुद को ज़्यादा पाना। हम हर दिन सोचते हैं कि हमें कुछ ज़्यादा चाहिए, और एजुकेशन भी मात्र वो वैलिडेशन ही तो है। आज इस पॉडकास्ट में वी हैव कॉल्ड CA हरीश तोलानी, जो फेमसली चीकू भैया के नाम से फेमस है, और उनकी सारी पर्सनल डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिलेंगी। बट इस पॉडकास्ट में आपको पता चलेगा कि एजुकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है और किस लेवल तक इम्पॉर्टेंट है। इस कमिंग डेकेड्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं, और जो लोग आजकल अवेयर नहीं हैं, फोकस नहीं है, उन्हें पढ़ाई की या एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को डाउट कर रहे हैं, आज उस सारे रिलेटेड क्वेश्चंस का जवाब आपको इस पॉडकास्ट में मिलेगा। So welcome sir, welcome to our podcast and thank you so much for coming. Thank you so much ma'am for inviting me. Before we can start, I have a small token of gratitude for you. ये श्रीमद् भगवद गीता तो नहीं है, बट उनकी मूलभूत शिक्षा है। It will be easy for you to understand the भगवद गीता. I think इसने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया है. I hope it will give you a higher insight in your life. थैंक यू सो मच सर, एक्चुअली इट इज़ अ वेरी लवली जेस्चर, सो थैंक यू सो मच। सबसे इंटरेस्टिंग था आपका इंट्रोडक्शन चीकू भैया के नाम से, जैसे स्टूडेंट्स आपको जानते हैं। दिस हैज़ पर्सनली इंट्रीग्ड मी एक्चुअली, क्योंकि आज की जनरेशन के लिए एजुकेटर्स का इतना इमोशनल रिलेशनशिप अपने स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होता जा रहा है, और आपके जैसे एजुकेटर्स और भी ज़रूरी हैं इस दुनिया के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी फॉर द सेम कि आजकल की जो जनरेशन है, जेन ज़ीज़, जेन अल्फाज, उनके लिए एजुकेशन का मायना आपकी नज़र में क्या चेंज होता जा रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम ये कहना चाहता हूँ दैट वी आर ह्यूमन बींग्स, एंड इमोशन जो है वो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। इफ़ वी डोंट हैव इमोशंस, वी आर जस्ट लाइक मशीन्स। सो बहुत ज़रूरी है कि हम इमोशनली कनेक्ट करें, और स्पेशली आजकल के ज़माने में जहाँ पर इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं बच्चे, नॉट ओनली बच्चे, इवन हम लोग भी, इवन अडल्ट्स भी बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं। सो इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप अपना मैसेज किसी को डिलीवर कर रहे हो ताकि वो उस मैसेज का यूज़ करके अपनी ग्रोथ करे। अगर आप उसको प्रॉपर इमोशन के साथ डिलीवर नहीं करेंगे तो आई थिंक वो मैसेज करेक्टली इम्प्लांट नहीं हो पाएगा उसके हार्ट में, और फ्यूचर में जो चीज़ें होंगी वो उसका रिजल्ट हम अभी देख ही रहे हैं। दैट्स आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट करें। जैसे आपकी और मेरी बातचीत हुई तो हम लोग कनेक्ट हुए, दैट्स वाई वी आर नाउ वेरी कंफर्टेबल इन टॉकिंग विद ईच अदर। अगर वो नहीं होगा तो हमारी टॉक भी बहुत ज़्यादा किसी को टच नहीं कर पाएगी। सो आई थिंक इमोशनली टच करना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि जब मैं पढ़ता था, इवन आज भी मुझे भी बहुत ज़रूरत होती है कि कोई इमोशनली मुझे समझे। जब मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे नहीं समझ रहा है तो मेरे लिए मोटिवेशन कम हो जाता है। सेम स्टूडेंट्स के लिए होता है मैम, वो बच्चे हैं, उन्हें प्यार चाहिए, उन्हें इमोशंस चाहिए। अगर आप उनको प्यार से इमोशनली अपने साथ कनेक्ट करके अगर नहीं कराएंगे ना, तो वो टोटली इंसेंसिटिव हो जाएंगे, और उसका रिजल्ट फ्यूचर जनरेशन को भुगतना पड़ेगा। और आई थिंक ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कनेक्ट करें बच्चों से। राइटली सेड सर। सर, आपने इनसेंसिटिविटी की बात की, आई वुड लाइक टू क्वेश्चन कि क्या इसमें पेरेंटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है? कि ऐसा हो सकता है कुछ पेरेंट्स जो ऑलरेडी वर्किंग है
क्योंकि आजकल वो एक शिफ्ट बहुत मेजरली हुआ है लास्ट डेकेड से आई गेस, कि हमारे खुद के पेरेंट्स इतने बिजी हैं, इतने वर्किंग हैं, बोथ ऑफ द पेरेंट्स। अदरवाइज यूजुअली क्या होता था, मदर्स यूज्ड टू स्टे एट होम एंड गिव दैट नर्चरिंग एंड इमोशन टू देयर चाइल्ड। और आज की डेट में दोनों ही कहीं ना कहीं अपनी इंडिविजुअलिटी को सर्च कर रहे हैं और दोनों ही अर्निंग्स कर रहे हैं, तो वो जो एक नर्चर, एक इमोशनल पेरेंटिंग लेवल पे मिलना चाहिए बच्चों को, वो नहीं मिल पा रहा। बात आपकी सही है मैम, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट व्यू रखता हूँ। लोग बोलते हैं कि दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं इसलिए टाइम नहीं दे पाते। देखिए, यहाँ टाइम की बात नहीं होती है, बात होती है कि आप कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। सारी चीज़ें प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड होती है। आजकल के जो पेरेंट्स हैं, शायद मैं भी उनमें इन्वॉल्व हूँ, आई डोंट नो मैं भी ऐसा करता हूँ या नहीं करता हूँ, वो तो दूसरे लोग ही जज करके बताएंगे। लेकिन आजकल के पेरेंट अपना सुख ज़्यादा ढूंढते हैं। आप काम करने जा रहे हैं, इट्स फाइन, बट व्हेन यू आर विद चिल्ड्रंस, आर यू टोटली विद योर चिल्ड्रंस, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। आप वर्क कर रहे हैं, कोई बात नहीं, सब समझते हैं, बिकॉज फाइनेंशियल आजकल का ज़माना ऐसा हो गया कि यू नीड फाइनेंसेस, बोथ आर वर्किंग, एजुकेशन बच्चों को देना है, इतना इनकम अर्न करना है। बट जिस वक्त मैं अपने बच्चे के साथ हूँ, क्या मैं उस वक्त सच में अपने बच्चे के साथ हूँ? वर्किंग लेडीज काम पे जाती हैं, छुट्टी वाले दिन अपनी दूसरी पार्टीज में जाएंगी, या उनको लगेगा कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे भी अपनी स्पेस चाहिए, मुझे अपना माइंड फ्रेश करना है। जो आपको माइंड फ्रेश करना है, जो आपको स्पेस चाहिए, जो आपको खुशी चाहिए, आप अपने बच्चों के साथ नहीं ढूंढ सकते। आप उनके साथ घूमने जाइए, आप उनके साथ खेलिए, आप उनके साथ वक्त बिताइए। आई थिंक पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और कहीं ना कहीं हम अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए ये एक बहाना बना लेते हैं कि हम क्या करें, हम ही कर सकते हैं। हमारे पेरेंट्स ने भी किया है, हम लोग भी थे जब हमारे पेरेंट्स भी थे, देवर। देखिए, हमारा इंडिया जिस जनरेशन से अभी गुजर रहा है, हमारे जो पेरेंट्स थे वो जनरेशन ऐसा था कि बेसिक्स नीड्स को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, और अब स्टेज पर आ गए, हमारे पेरेंट्स ने एक बेसिक नीड पूरा करके दे दिया, अब हमें ग्रोथ करनी है। हमारे पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं था, बट ये तो आप भी एग्री करेंगे कि हम इमोशनली बहुत कनेक्टेड हैं, क्योंकि जब वो हमारे साथ थे तो सचमुच हमारे साथ थे। तो मैं सारे पेरेंट्स को ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितना वक्त देते हैं, ज़रूरी है कि आप किस तरीके का वक्त देते हैं। क्वालिटी मैटर्स। लवली सर, एजुकेशन की अगर हम जैसे बात कर रहे हैं, सिस्टम पे आते हैं, लास्ट 4 और 5 इयर्स में आपको क्या लगता है एजुकेशन सिस्टम में कितना शिफ्ट आया है? मैम, इंडिया की बात करूँ तो एजुकेशन सिस्टम में शिफ्ट आ रहा है, पूरी तरीके से शिफ्ट नहीं हुआ है। यस, थॉट प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, इसलिए जो स्कूल्स हैं, अगर मैं टॉप लेवल पे बात करूं तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं अभी तक, बट दे आर वर्क इन प्रोग्रेस। श्योरली वी आर गोइंग टू सी इस बार के इलेक्शंस के बाद आगे के जो 5 ईयर्स होंगे, आई थिंक इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है in the field of education. I think we can see a drastic change in education department, but अभी तक वो चेंज आया नहीं है। बट यस, बच्चों की सोच और रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। अभी स्किल बेस पर ज़्यादा काम किया जाता है। ट्रेडिशनल जो हम सोचते थे कि पहले 12th क्लियर कर लो, बीकॉम कर लो, एमकॉम कर लो, देखिए अभी कॉम्पिटिटिव ज़माना है, अभी क्वालिटी मैटर्स करता है कि आपके पास जो, मुझे जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम एम्प्लॉयर, मुझे जिस चीज़ की नीड है, आई डोंट वांट योर डिग्री, आप बीकॉम हो, आप एमकॉम हो, आप पीएचडी हो, अगर आप मेरा काम नहीं कर सकते, सारी चीज़ें वेस्ट है। वहीं आप अगर जो काम मुझे चाहिए वो कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल में अपने स्टूडेंट्स को भी देता हूँ। जब गूगल का फर्स्ट ऑफिस इंडिया में आया था, आई थिंक इट वाज इन पुणे, तो स्टार्टिंग में ही उन लोगों ने एक हैकाथॉन करके एक ऑर्गेनाइज करा था। मेरा एक स्टूडेंट था, वो पुणे में पढ़ रहा था, बीकॉम अपना परसू कर रहा था, एंड ही वाज इन सेकेंड ईयर। उसने पार्टिसिपेट किया, बीकॉम कर रहा है मैम, बट ही हैज़ द क्वालिटी, उसके पास वो स्किल था, उसने पार्टिसिपेट किया, ही गॉट सिलेक्टेड, गूगल सिलेक्टेड हिम एंड बोला कि आप अपनी एजुकेशन पूरी करिए, तब तक आप यहाँ इंटर्नशिप करिए, टिल इंटर्नशिप वी विल पे यू 8 लाख पर एनम, आफ्टर दैट if you will be able to qualify our thing, you will get more. So skill की बहुत ज़रूरी है, और यही चीज़ जो है अब हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम इस बारे में सोच रहा है और प्रैक्टिकली इम्प्लांट करने की भी बात चल रही है। लेकिन आई थिंक इंडिया जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, बट आज नहीं तो कल, थोड़े टाइम में हम श्योरली देखेंगे ये जो शिफ्ट है, क्योंकि मैम डिमांड है, डिमांड ऐसी चीज़ की अभी हमें वो ट्रेडिशनल चीज़ें नहीं चाहिए। सो यस, आई कैन श्योरली से कि लास्ट 4 ईयर में बहुत ज़्यादा सोच में चेंज आया है,
बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में उतना चेंज नहीं आया, बट नेक्स्ट 4 ईयर मुझे लगता है जिस तरीके से सोच में चेंज आया है, हमारा एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी चेंज होने वाला है. सो आई थिंक सबको रेडी हो जाना चाहिए और एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है. अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसको, वी विल बी आउट ऑफ द फील्ड. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आई गेस. यस, ऑब्वियसली सर्वाइवल ऑफ द इस फिटेस्ट. पे अगर जैसे डीप में घुसना चाहूंगी मैं थोड़ा, आपने कहा एट प्रेजेंट कुछ लूप होल्स हैं, तो क्या हम उस पर बात करें प्लीज? एजुकेशन सिस्टम में वो क्या लूप होल्स हैं, और आज की जो अभी की एक हमारा कह सकते हैं कि अभी जो परस्यू कर रहे हैं एजुकेशन, उनके लिए 4-5 साल भी अभी बहुत मायने रखते हैं. अगर उनमें से कुछ व्यूअर हमारे को आज सुन रहे हैं, उनके लिए अभी क्या करना बेटर है? अगर वो एजुकेशन सिस्टम में कुछ लूप होल फेस कर भी रहे हैं, तो वो खुद के लिए क्या कर सकते हैं? हम लूप होल नहीं बोलूँगा, वीकनेस ज़रूर बोलूँगा, और वो वीकनेस दोनों तरफ से, फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. पहले हम अपनी बात कर लेते हैं, फिर गवर्नमेंट पर आते हैं. हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम बोल रहे हैं सिस्टम सही नहीं है. मैं सारे स्टूडेंट को ये बोल रहा हूँ, जो सिस्टम है क्या उसमें आप अपना बेस्ट कर रहे हो? आंसर इज नो. कि अभी जो मेरा सिस्टम है, क्या मैं उसको पूरी तरीके से अडॉप्ट कर पा रहा हूँ? क्या उसमें मैं अपना बेस्ट दे पा रहा हूँ? क्या उसको यूटिलाइज करके मैं अपने बेस्ट पर पहुंच पा रहा हूँ? सो हम लोग चाहते हैं कि सब कुछ दूसरा करे, मैं कुछ ना करूं, मुझे सब कुछ मिल जाए. नहीं, ऐसा नहीं होता. तो ये वीकनेस हमारी है. प्लस जैसे ही कोई चेंज आता है, हम लोग बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं कि मैं वो चेंज, बिकॉज चेंज जो है ना वो हमें डराता है. फियर ऑफ अननोन बोलते हैं जिसको, कि अगर ये चेंज हुआ तो मेरे साथ क्या होगा. तो चेंज होने में हम भी डरते हैं. तो ये हमारे तरफ से भी वीकनेस है. हमारे तरफ मतलब मास की मैं बात कर रहा हूँ, सबकी. अब आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से. तो गवर्नमेंट की वीकनेस ये है कि हमारे इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स्ड है. कोई भी एक मत नहीं हो पाता. जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, जीएसटी अभी चल रहा है. तो जीएसटी को इम्प्लीमेंट करना था, बात चली थी 2002 में, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कब हुआ? 2016 में. क्यों? क्योंकि जब ये बात चली थी तो हमें सिर्फ ये नहीं कि एक गवर्नमेंट ने सोच लिया तो वो हो गया. इतने सारे स्टेट्स हैं, हर स्टेट में एक डिफरेंट गवर्नमेंट है, डिफरेंट गवर्नमेंट में डिफरेंट लोग हैं. तो सबको मनाते 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 वो चीज़ें इतनी ज़्यादा डिले हो जाती हैं. तो सेम हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ भी हो रहा है कि एनईपी की भी बात काफ़ी पहले से चल रही थी, लेकिन देखिए अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है. उसको बोल तो दिया गया है कि ओके नाउ वी हैव टू डू इट, बट 2023 की बात की गई थी कि 2023 में इट विल बी इम्प्लीमेंटेड, बट अभी तक कुछ ऐसा खास दिखा नहीं है. लेकिन मैं थोड़ा पॉजिटिव थॉट्स रखता हूँ कि करंट जो गवर्नमेंट है, मे बी हम बोल सकते हैं कि वो डिक्टेटरशिप की तरह काम कर रहा है, बट आई थिंक जब आपके पास एक फर्म विजन होता है ना, तो इट इज़ बेटर टू अप्लाई द थिंग्स. सो मैं एक पॉजिटिव थॉट लेके चल रहा हूँ कि अपकमिंग जो 4-5 ईयर्स है, ना सिर्फ इंडिया के इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए, बट एजुकेशन सिस्टम के लिए, और इवन हम सब मासेस के लिए, और हमारी थॉट प्रोसेसिंग के लिए एक डिफरेंट 5 ईयर होने वाला है. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. नाइस. सर, आपने कहा इंडिया ऑलमोस्ट डिक्टेटरशिप बन रहा है, उस पर प्लीज कुछ. नहीं, डिक्टेटरशिप बन नहीं रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारा जो करंट लीडरशिप है वो डिक्टेटर की तरह काम कर रहे हैं. पर मैं थोड़ा सा रिवर्स ऑपोजिट व्यू रखता हूँ कि मुझे लगता है कि जितनी ट्रांसपेरेंसी अभी है ना, वो कभी नहीं थी इंडिया में. मीन्स कोई भी स्कीम ले लें अगर गवर्नमेंट की, एंड इफ यू वांट टू नो समथिंग, यू वांट टू नो द डेटा, यू वांट टू नो द एनालिटिक्स, यू आर फ्री टू डू इट. एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन, एंड इवन आफ्टर दिस RTI, तो आप तो कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं. सो आई थिंक करंट लीडरशिप जो है उसके साथ प्लस पॉइंट जो है कि उनके पास एक विजन है. अभी तक जो पुरानी लीडरशिप थी, हमें ऐसा फील होता था कि एक विजन की कमी थी कि हमें कंट्री को किस डायरेक्शन में लेके जाना है. सो अभी वाली जो लीडरशिप चल रही है हमारी, आई थिंक उनके साथ पॉजिटिव पॉइंट सिर्फ ये है कि उनको डायरेक्शन पता है कि किस लाइन में लेके जाना है, और वही डायरेक्शन वो मासेस को भी दिखा रहे हैं. दैट्स वाई मास कनेक्ट कर रही है, और दैट्स वाई इतने टाइम से वो वर्क भी कर रही है. सो आई थिंक, आई एम नॉट सेइंग कि वो डिक्टेटर है, आई एम सेइंग कि उनके पास एक क्लियर विजन है. और जब आप कोई विजन को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं ना, तो मैम आपको कुछ टफ तो होना पड़ेगा. जैसे एज अ पेरेंट जब हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि बच्चे आपको डिसिप्लिन होना है, तो अगर मैं उनको प्यार से ही समझाता रहूँगा ना तो नहीं होगा. डांटना भी बहुत ज़रूरी है, स्ट्रिक्ट होना भी बहुत ज़रूरी है. अब इस स्ट्रिक्टनेस को अगर हम डिक्टेटरशिप बोलें और उस डिक्टेटरशिप से कुछ अच्छा होता है, तो जैसे सर्फ एक्सेल बोलता है ना, दाग अच्छे हैं, तो डिक्टेटरशिप अच्छी है. सर, जैसे ट्रांसपेरेंसी की बात की आपने, लास्ट मंथ आई गेस कुछ केसेस तो ऐसे हुए हैं जिसमें ट्रांसपेरेंसी एक क्वेश्चन रहा है गवर्नमेंट की तरफ से. बट अगर हम सिर्फ एजुकेशन की तरफ बात करें, एजुकेशन के लिए जैसे AI
को यूज करके एआई टैबलेट्स, और अभी एक गवर्नमेंट में पीबीएल हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। यस, सो उसके लिए सर रिव्यू प्लीज। मैम सबसे पहले तो मैं बोलूँगा ये जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है ना, ये इंडिया के लिए बून हो सकता है अगर इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर दिया गया। बिकॉज अभी का जो सिनारियो है ना, हमें सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं चाहिए। थियोरेटिकल नॉलेज से वो चीज़ बाहर निकल के नहीं आती, वो स्पीड नहीं मिलती जो हमें स्पीड चाहिए इंडिया को ग्रो करने के लिए। इट इज़ वेरी नेसेसरी। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई टेक्नीशियन है, उसको आप पढ़ाएंगे इस वायर को जोड़ने से ये होता है, जब तक वो प्रैक्टिकली नहीं करेगा ही विल नॉट बी कॉन्फिडेंट। सो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग यही करता है कि आपको थ्योरी वाइस वर्सा आपको साथ में उसको प्रैक्टिकली वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है ये चीज़ भी आपको सिखाती है। तो मैं जो समझता हूँ, अगर मैं एजुकेशन सिस्टम में होता तो टिल 8th मैं एजुकेशन सिस्टम को वैसा ही रखता है जैसा अभी है। आफ्टर व्हेन स्टूडेंट कम इनटू 9th क्लास, मैं वहाँ से ही प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग शुरू कर देता। और आई थिंक जो हमारा NEP का जो बेसिक मॉडल है वो भी शायद इसी पे ही वर्क कर रहा है, बट एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करना विल बी डिफ़िकल्ट, बट आज नहीं तो कल वो होगा ही क्योंकि उसकी ज़रूरत है मैम। सो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग डेफिनेटली बून है। फिर आपने बात करी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बहुत ज़्यादा फैंसी करता है हम लोगों को, हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं, बट मैं टोटली 100% अगेंस्ट हूँ AI के। ओके। उसके पीछे रीज़न क्या है? AI ने मैम हमारी क्रिएटिविटी को ख़त्म कर दिया है। आज आप और मैं बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, रीज़न बीइंग हमारे पास थॉट्स हैं और हम उसको डिलीवर कर पा रहे हैं। आज का स्टूडेंट नहीं कर पाता मैम। आप उसको खड़ा कर दीजिए, आप उसको बोलिए कि कुछ बोल दो, अपने बारे में बोल दो, ही विल नॉट बी एबल टू डू। इवन आज के बच्चे को अगर इंग्लिश टीचर अगर उसको कोई टॉपिक देती है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, एक ऐसे लिख कर आना, वो भी वो चैट GPT से पूछता है। तो अपनी क्रिएटिविटी कहाँ है? मीन्स मैं दुनिया को वो बता रहा हूँ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे बता रहा है। मीन्स अब मैं नहीं सीख रहा हूँ, मेरी क्रिएटिविटी को मैं बाहर नहीं लेकर आ रहा हूँ, मैं वो करता जा रहा हूँ जो AI मुझसे करवा रहा है। जैसे इवन हम देखते हैं अलेक्सा हो गया या जो भी चीज़ें हो गई, ये चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करती है, जैसे जैसे हम इनको इंस्ट्रक्शन देते जाते हैं दे लर्न। कि जैसे अलेक्सा है, अलेक्सा को साथ जब मैं बातचीत करता जाऊँगा तो वो लर्न करेगा कि मेरा मूड कैसा होता है, मुझे कैसे आंसर्स पसंद हैं। फिर वो बाद में क्या करेगा, इसी डेटा को एनालाइज करके नेक्स्ट टाइम जब मुझे कोई नीड होगी मैं पूछूंगा तो वो मुझे वो नहीं बताएगी जो उस वक्त मेरे लिए सही है, वो बताएगी जो पास्ट में मेरे एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से। बट हम ह्यूमन बींग्स हैं मैम, हमारा थॉट प्रोसेसिंग हमेशा चेंज होता है, हमारा क्रिएटिविटी लेवल हमेशा चेंज होता है। मैं पास्ट के बेसिस पर अपने डिसीजन नहीं लूँगा। आज से 10 साल पहले मैं जैसा था, अगर मेरी उसी डेटा को एनालाइज करके आज मैं प्रॉब्लम पूछूं और आप मुझे सॉल्यूशन वैसा देंगे ना, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। अब तो मेरी फ्रीडम तो पूरी खत्म हो गई। मैं क्या कर रहा हूँ? आज बच्चे को कुछ भी चीज़ लिखनी होती है, कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है, AI वही प्रोजेक्ट जब उसको अगर डिलीवर करने के लिए बोल दो कि आप प्रेजेंट कर दो, यू विल नॉट बी एबल टू डू। तो क्रिएटिविटी तो टोटल खत्म हो गई ना। आप एक काऊ के ऊपर ऐसे लिखने के लिए भी चैट GPT यूज हो रहा है मैम। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3 तरीके की होती है। एक नैरोड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहती है और एक होती है 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक मॉडरेट होती है। नैरोड का मतलब होता है जो आपको हेल्प कर रहा है, जैसे कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर क्या कर रहा है? ही इज हेल्पिंग यू। वो अपनी सोच नहीं लगा रहा, आपने उसको एक एल्गोरिदम दे दिया कि अगर ऐसा चीज हो तो मुझे ऐसा आउटपुट देना, डिसीजन मैं लूंगा कि उस डेटा के साथ मैं क्या करना चाहता हूँ। जैसे आप एक्सेल में भी शीट्स बनाते हैं, हम लोग कुछ करते हैं, तो एक फॉर्मूला है कि फॉर्मूला क्या करेगा, एडिशन करेगा। अब उस एडिशन का मैं क्या यूज करता हूँ, दिस डिपेंड्स ऑन मी। पर आजकल का आर्टिफिशियल जो हाई लेवल का जो मॉडरेट भी है, वो क्या करके दे रहा है, वो एडिशन करके आपको नीचे सजेशन भी दे रहा है, अब इसके साथ ये कर रहे हो। सो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का थॉट है कि आपका थॉट है। अब मुझे लगेगा कि वो उसने इतना एनालाइज करके दिया, मुझे ये करना चाहिए, बेटर होगा, बट दैट इज नॉट माय थॉट ना। अब मैं थोड़ा इमोशनल पर्सन हूँ, अगर तो मैं एक सिचुएशन दूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, मैं बोलूंगा कि बताओ मुझे क्या करना चाहिए, तो वो तो इंटरनेट पे जो डेटा है उसको एनालिसिस करके बताएगा, पर मैं वैसा हूँ, वो मेरे ऊपर इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा। सो हम लोग अपने आप को भूलते जा रहे हैं और हम वैसा बनते जा रहे हैं जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें बना रहा है। हम रोबोटिक बनते जा रहे हैं मैम। अगर स्टूडेंट्स मूवी देखते हैं MCU की, तो मार्वल यूनिवर्स की, तो उसमें एक आयरन मैन करके कैरेक्टर है,
आप उसमें भी अगर देखेंगे तो उसने अल्ट्रॉन एक रोबोट बनाया था। तो उसने क्या किया था, उसको टोटल फ्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे दिया था कि आप एनालाइज करिए, डिसीजन मेकिंग करिए, जो आपको बेस्ट लगे वो करिए। Yes. और उसने किया क्या, पूरा वर्ल्ड तबाह करने के लिए आ गया। बट वहीं पर जब जो आयरन मैन मेन कैरेक्टर है, जब उसने अपना आयरन मैन का सूट बनाया था तो उसने उस सूट के अंदर अपने आप को रखा। दैट्स व्हाई ही इज अ सुपर हीरो। और अल्ट्रॉन जो था वो विलन बना। वो सुपर हीरो क्यों है, क्योंकि उसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका जो सूट है आयरन मैन का, वो उसको डेटा देता है, डिसीजन वही लेगा। और उस मूवी में ये भी दिखाया गया है कि हम ऐसे और आयरन मैन सूट क्यों नहीं बनाना चाहते। वो बोलता नहीं, ये टेक्नोलॉजी मैं किसी को नहीं दूंगा क्योंकि इसका मिसयूज होगा। क्योंकि एक प्लेन जो होता है वो एज गुड एज जितना उसका पायलट होगा, क्योंकि जो जजमेंट पायलट कर सकता है, जो डिसीजन पायलट ले सकता है, मोरल, एथिकल, सारी चीज़ें वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकता। इसलिए हम बहुत ज़्यादा अगेंस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। सर आप मार्वल की मूवी बता रहे हैं, मुझे तो अभी इंडिया की शाहिद कपूर की मूवी कृति सैनन रोबोट बनी है उसमें। अच्छा, मैंने वो काफी देखी अच्छा नहीं। एग्जाम्पल है, जो मतलब जैसा आपने बताया उस हिसाब से काफी अच्छा एग्जाम्पल है कि जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आपको अपनी मदर को जानना है, उनके दिल को जानना है, तो आप उनका ऑपरेशन करने नहीं बैठोगे। एग्जैक्टली, आप लॉजिकली हर चीज प्रूव नहीं कर सकते हो, राइट। हर इंसान को इमोशंस और पता है कि एक लेवल पर ऊपर कुछ और है इस डायमेंशन में जो लॉजिकल माइंड नहीं समझ सकता। और मेरे ख्याल से जो आप सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं, वो यही सेंसिटिविटी है जो आजकल के स्टूडेंट्स में कम होती जा रही है। मैम, बहुत कम हो गई है। क्योंकि मैं अगर आज से 6 साल पहले की बात करूं तो जितना कनेक्ट मेरा स्टूडेंट के साथ होता था और स्टूडेंट का मेरे साथ होता था, सेम कनेक्ट वो आज भी बना हुआ है। मेरे वो स्टूडेंट्स मेरे साथ इतने कनेक्टेड है जितने लास्ट बैच के कनेक्टेड नहीं है। उसके पीछे रीज़न ये है कि वो जो सेंसिटिविटी है ना, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होती जा रही है, जिसके कारण ना हमारी थॉट प्रोसेसिंग भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। ओनली कुछ लोग ही हैं जो ऐसे इन्वायरमेंट में अपने आप को आउटशाइन कर पाते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं। आप देखिए ना, आजकल के बच्चे कितना जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, एंजाइटी इशू। मतलब जब हम इन एज में थे, हम लोग थे 14, 15, 16, हमने तो एंजाइटी वर्ड भी नहीं सुना था, डिप्रेशन वर्ड भी नहीं सुना था। होता क्या है, आज 12 साल के बच्चे को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, वो एंजाइटी इशूज फील कर रहा है। तो ये सब क्यों है? बिकॉज वो सेंसिटिविटी हमारे अंदर जो है ना, वो धीरे धीरे जो है ना रिड्यूस होती जा रही है। मुझे लगता है कि हमें थोड़े टाइम के लिए वापस से ट्रेडिशनल पे जाना ही चाहिए, बिकॉज वो जो चीज़ हमको ह्यूमन बनाती है ना, वो ह्यूमन टच कहीं ना कहीं रिड्यूस होता जा रहा है। सर मतलब क्लाइंट्स जो मेरे पास भी आते हैं, आप सही कह रहे हैं, बहुत लोग विक्टिम फेज में हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस टाइम पे आफ्टर 2000 जो भी बॉर्न हुए हैं, उनको वो फिजिकल टच, वो नर्चर जो हम अभी स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, वो शायद कम मिला है, या उनको सेटिस्फैक्शन नहीं है, खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है। तो वो बहुत अलग अलग वेज ट्राई करते हैं कि उनको कहीं ना कहीं से अटेंशन मिल जाए, और कहीं ना कहीं वो विक्टिम फेज में आ जाते हैं, और छोटी से छोटी स्ट्रगल को भी वो एंजाइटी और डिप्रेशन का नाम लेके अपने ऊपर एक स्पॉटलाइट डालना चाहते हैं। आई गेस उनको अगर वो सेंसिटिविटी आपके जैसे लोगों से और उनके पेरेंट्स की तरफ से मिले, तो ये चीज़ काफ़ी हद तक रिड्यूस हो। मैम, जो आपने बोला ना एक्सेप्टेंस, इसको बोलते हैं वैलिडेशन। आजकल ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। आई नीड वैलिडेशन फ्रॉम द सोसाइटी फॉर व्हाट आई एम डूइंग। लेकिन आजकल के बच्चे व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम पे अपनी रील्स, फोटोज शेयर क्यों करते हैं? उसके पीछे रीज़न ये, दे वांट वैलिडेशन। मतलब कोई लिखे वाओ सो ट्रू, बहुत अच्छा है, अरे तुम तो ऐसा, अरे तुम तो वैसा, और किसी ने एक नेगेटिव कमेंट भी कर दिया ना मैम, तो पूरा प्रॉब्लम, क्यों करा, ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फिर बाद में दोस्तों के साथ डिस्कशन करेंगे, यार ये सोशल नेटवर्किंग पे लोग बुली करते हैं, हमको ऐसा बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर ऑन सोशल नेटवर्क, सो एवरीबडी इज अलाउड टू कमेंट। इफ यू आर डूइंग समथिंग, आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी प्राइवेसी है। सोशल नेटवर्किंग पे कोई प्राइवेसी नाम की चीज़ नहीं होती है। You have chosen to expose, yeah. You have chosen to expose। उसके बाद फिर आप, और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ कि आपने ये रील बनाई, आई एम नॉट अगेंस्ट, यू आर डूइंग द फन। मैंने बोला आपने ये रील बनाई क्यों और उसको सोशल मीडिया पे डाली क्यों, रीज़न बता दो। बोला सर हमें अच्छा फील होता है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हें अच्छा फील कब होता है? तुमने वो उस पर डाला, दैट्स इट, या जब उस पर कमेंट आएगा, लाइक आएगा, हार्ट आएगा, तब। सो उसके वक्त वो चुप हो गया, क्योंकि हम इसलिए डालते हैं, आई नीड दोज हार्ट्स।
आई नीड दोज कमेंट्स, आई नीड दोज, क्योंकि जब वो आएगा ना तब मुझे लगेगा कि यार मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। ये चीज़ ना, वैलिडेशन का जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत बड़ी, मैम कोरोना से भी बड़ी बीमारी है ये। कोरोना ने हमें इतना इफेक्ट नहीं किया जितना इस चीज़ ने इफेक्ट करा है। सो मैं आजकल के सारे स्टूडेंट्स को, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं बोलूँगा गाइस आप बहुत यूनिक हो, आप ग्रेट हो। इस चीज़ की एक्सेप्टेंस दूसरों से मत मांगो। हु आर अदर्स टू टेल यू दैट यू आर गुड? आप जैसे हो बहुत अच्छे हो, भगवान ने आपको बहुत यूनिक बनाया है। आप अपनी यूनिकनेस क्यों ख़त्म करते जा रहे हो? और ये भी प्रॉब्लम है, हम दूसरों जैसे बनते जा रहे हैं। आज एक बच्चा जिम में बॉडी बना रहा है और वीडियो डाल रहा है, तो मुझे लगता है मुझे भी बनाना चाहिए। फिर जब मैं बनाने जाऊंगा, मैं शायद, मेरा साइकोफिजिकल नेचर उसके जैसा नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा या मॉनेटरी उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, तो मैं डिप्रेस हो जाऊंगा। मुझे लगेगा कि यार उसको सब पसंद करते हैं, मुझे सब पसंद नहीं करते। हमको लोग पसंद तब करते हैं जब हम अपने पूरे नेचुरल स्टेट में होते हैं। जब आप नेचुरली बात कर रहे होते हैं, जब आप नेचुरली बिहेव करते हैं ना, तो लोग आपको पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक मोटा सा लड़का है बट उसने टाइट टी शर्ट पहना हुआ है, टाइट जीन्स पहना हुआ है, जस्ट बिकॉज सब लोग वही पहन रहे हैं, ही विल बी अनकंफर्टेबल। वो बार बार अपनी टी शर्ट को ठीक करेगा, दूसरों उस चीज़ को समझ जाएंगे, फिर वो आपको प्रॉब्लम देंगे ही देंगे। इफ़ यू विल बी नॉर्मल, आपके ऊपर जो सूट करता है, आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो, आप वैसा बिहेव करो ना। वाई यू वॉन्ट टू बी लाइक अदर्स? उसके बाद बोलते हैं एवरी पर्सन इज यूनिक। सो इतनी ज़्यादा हिपोक्रेसी है ना, हम करते कुछ हैं और बोलते कुछ है। तो ये बहुत बड़ा इशू है जो मुझे लगता है कि सोचते नहीं हैं बच्चे, और सोचते नहीं है उसके पीछे रीज़न क्या है कि बच्चा सबके साथ समय बिताता है, खुद के साथ समय नहीं बिताता। बच्चा नहीं मैम, हम सब लोग। जो आदमी खुद के साथ समय बिताता है ना, वो जानता है, वो समझ जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारे पास खुद के लिए समय नहीं है। थोड़ा सा समय निकालिए, अपने आप के साथ बैठिए, अपने आप के साथ बात करिए, अपने आप को प्यार करिए कि यस, जो तुम कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, जस्ट गो विद इट। आपको देखिए, आपको किसी और मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यू विल बी सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन। वंडरफुल सर, आपने जैसे कहा खुद के साथ बैठिए, स्पिरिचुअलिटी और एजुकेशन को सर आप कैसे रिलेट करते हैं? मैम देखिए, हम जो ह्यूमन बीइंग हैं, हम दो तरीके से बने हुए हैं। एक एक्सटर्नल है, एक इंटरनल है। हमारा एक मटेरियल बॉडी है जो हमें दूसरों को दिखता है, एक हमारा सोल है, जो हमारा जो कॉन्शियसनेस है हमारी, दोनों चीज़ हैं। इन दोनों में से एक भी चीज़ डिसबैलेंस होगी, हमारा लाइफ डिसबैलेंस हो जाएगा। सो हम जितनी भी चीज़ें करते हैं वो सब हमारे बाहरी चीज़ों के लिए करते हैं कि मेरे लुक्स अच्छे हों, मैं मटेरियलिस्टिक पढ़ाई बहुत अच्छे से कर लूँ, मुझे पैसा मिल जाए, ये सब चीज़ हो जाए। तो हम सारी चीज़ें अपने जो बाहर का स्ट्रक्चर है उसके लिए करते हैं, पर अंदर वाले स्ट्रक्चर के लिए क्या? जो आपकी कॉन्शियसनेस है, जो आपकी थिंकिंग है, जो आप हो, एक्चुअली आप हो। तो एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने अपने स्टूडेंट से बात कर रहा था, तो बोलता है सर दो कैसे हैं, एक ही है ना? मैंने बोला ओके, अपने हाथ को हाथ लगाओ, तो उसने टच किया। मैंने बोला अपने पैर को हाथ लगाओ, टच किया। मैंने बोला अपने सर को हाथ लगाओ, अपने चेस्ट को हाथ लगाओ। फिर मैंने बोला अपने आप को हाथ लगाओ। ही स्टॉप्ड। ओके, मेरे हाथ है, मेरे पैर है, मैं कहाँ हूँ? वो हमारे अंदर है। मीन्स देयर आर टू थिंग्स। मेरे पास हाथ है, लेकिन एक मैं भी हूँ। हु इज़ दैट मैं? वो मेरा इंटरनल है। तो वो जो हमारी इंटरनल कॉन्शियसनेस है, अगर आप उसके ऊपर वर्क नहीं करेंगे ना, तो आपका लाइफ डिसबैलेंस होगा। दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि मेरा जो एक्सटर्नल एक्सटीरियर है वो भी काम करना चाहिए, वो भी प्रॉपर फिट होना चाहिए। इंटरनल जो मेरा स्पिरिचुअल लेवल है, जो मेरा मैं हूँ, जो वो भी फिट होना चाहिए। तो स्पिरिचुअलिटी वर्क करता है हमारे मैं पर, जो हमारी खुद की कॉन्शियसनेस है उसके ऊपर वर्क करता है। तो बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशन, इवन स्टूडेंट लाइफ में, बिकॉज हम सबको पता है कि जितने लाइफ के अर्ली एजेस में हम अपने आप को जितना डेवलप करेंगे उतना बेटर होगा। सिमिलरली स्पिरिचुअलिटी भी आप अपने स्टार्टिंग लाइफ में जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो आपके आगे की लाइफ में आपको हेल्प करेगा। पर ये चीज़ हम बहुत लेट समझते हैं, और तब तक हमारे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं कि हम इस चीज़ को समझने में हमें डिफ़िकल्टी होती है, और हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और वहीं पर फिर ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। सो स्पिरिचुअलिटी और एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी और वर्क, एवरीथिंग, हर चीज़ में ज़रूरी है कि आप स्पिरिचुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। आप अपने मैं को जानिए। अगर आपने खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं किया, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि अपने आप के साथ समय बताइए, तो वो अपने आप है कौन? मैं ही हूँ। वो मेरा इंटरनल जो मेरा स्पिरिचुअल पोटेंसी है। तो आप अपनी एक्सटर्नल पोटेंसी पे बिल्कुल बेइंतहा वर्क करिए,
लेकिन अपनी स्पिरिचुअल पोटेंशियल भी वर्क करना बहुत ज़रूरी है। एक गाड़ी के 2 टायर होते हैं, एक में भी हवा कम होगी, गाड़ी डिसबैलेंस हो जाएगी। सो बोथ गोज हैंड इन हैंड। सर जैसे अभी हमने स्पिरिचुअलिटी की भी बात की, ऐसे बहुत से केसेस हैं, आई गेस आई एम थोड़ा सा मैं टॉपिक से हट रही हूँ, बट आई जस्ट वांट योर पर्सनल व्यूज़ ऑन इट। लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने के बाद भी आज की जनरेशन ने ये देखा है कि लोग अनफुलफिल्ड फील करते हैं, और ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं जिसमें अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ सुसाइड कर लेते हैं। अभी रिसेंटली सुशांत सिंह का हुआ है, जिसपे ऑब्वियसली कंट्रोवर्सी हो रही है, बट अदरवाइज ऑल्सो वेरी मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें लोगों ने सुसाइड किया है। दे वर गुड एट देयर एकेडमिक्स, दे वर गुड एट एवरीथिंग, बट स्टिल क्योंकि उन्हें कुछ अलग लेवल का एक क्रेविंग थी जो उनके अंदर से फुलफिल नहीं हो पा रही थी। उन चीज़ों के लिए अगर कोई स्टूडेंट ऐसा जो आपको सुन रहा हो आज, इसके लिए ना मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है आपकी लाइफ का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? सर अल्टीमेटिव ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आप मुझसे बोल रहे हैं, मैं तो नहीं बिलीव करती हूँ। लोग खुशी के पीछे भागते हैं, बट खुशी तो आज में ही है, अभी में है। तो आई पर्सनली बिलीव दैट। चलिए इसको मैं क्वेश्चन को रीफ्रेम करता हूँ। आप ये जॉब कर रही हैं, आप इनकम अर्न कर रही हैं, क्यों अर्न कर रही हैं इनकम? फॉर माई लिविंग, आई गेस। उससे क्या होगा? व्हेन यू विल गेट गुड लिविंग, आप अच्छा बड़ा घर बना लेंगे, आपके पास गाड़ी होगी, आप प्लेन से ट्रैवल करेंगे, उससे क्या होगा? फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। सो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज हैप्पीनेस। जो इस चीज़ को समझ गया ना, वो अपने आप समझ जाएगा कि मुझे क्या करना है। आपकी हैप्पीनेस किस चीज़ में है? देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है ना, एक होती है शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, एक होती है अल्टीमेट हैप्पीनेस। तो आप किस चीज़ को सर्च कर रहे हो? आप शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस को सर्च कर रहे हो कि अल्टीमेट हैप्पीनेस को सर्च कर रहे हो? जैसे मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक उठा रहा हूँ, आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा वीड एंड ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं। मेरे सामने मैंने अपने बच्चों को, जिनको मैंने पढ़ाया, मैंने देखा है। बस ये कि हमारी लिमिटेशन से हम कुछ बोल नहीं पाते हैं। मेरा बच्चा होता तो मैं बोल देता, है मेरा बच्चा, लेकिन फिर भी लिमिटेशंस है। क्यों करते हैं ड्रग्स? बिकॉज वो उन्हें शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस देता है। दिमाग में इतनी सारी चीज़ें हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस है, खुद की एक्सपेक्टेशंस हैं, सोशल प्रेशर है। तो ये सब चीज़ करने से वो थोड़ी देर के लिए आउट ऑफ दिस वर्ल्ड चले जाते हैं, लेकिन वो वापस भी तो आएंगे, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, फिर प्रॉब्लम, फिर ड्रग्स, फिर थोड़ी देर के लिए बाहर। सो क्यों ना एक ऐसा सॉल्यूशन निकालना जाए कि बार बार ये दवाई लेनी नहीं पड़े ना मुझे। तो व्हाई आई एम नॉट सर्चिंग फॉर द अल्टीमेट हैप्पीनेस? और वो अल्टीमेट हैप्पीनेस कहाँ से आएगी? जो इस चीज़ को सर्च करने निकल गया ना, उसे अपने लाइफ का गोल पता चल जाएगा। फिर उसको बाकी सारी चीज़ें ना, जैसे अभी मेरी बातचीत भी हो रही थी मेरी एक स्टूडेंट से कि आपको भी मैंने बताया कि मैं पहले जॉब भी करता था, नाउ आई एम इन टीचिंग फील्ड। बहुत सारे लोग पूछते भी, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, फिर आप एजुकेशन फील्ड में क्यों हो? बिकॉज ये चीज़ ना मुझे हैप्पीनेस देती है। मैं थकता नहीं हूँ। मैं स्टूडेंट, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे मुझे 10 क्लासेस कंटिन्यूस भी लेनी पड़े ना, मैं थकूंगा नहीं। मैं अपने जॉब को एंजॉय करता हूँ। इवन मेरे वर्क प्लेस पर भी जब हमें वर्क अलॉट किया जाता है, मैंने आज तक अपने कोऑर्डिनेटर्स को ये नहीं बोला कि आप मुझे इतने क्लासेस क्यों दे रहे हो, एक बार भी नहीं बोला। रीज़न बीइंग, ये मेरा काम है और ये वो काम है जिसको मैं सबसे ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। मैंने खुद चूज़ करके इसमें आया हूँ, ये मुझे खुशी देता है। तो फिर आप कितना भी वर्क दे दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद जब मैं घर जाता हूँ ना, तो इतने वर्क प्रेशर के बाद भी ना मैं इरिटेटेड नहीं रहता हूँ। अदरवाइज़ क्या होगा, फिर मैं अपनी वो चीज़ में अपनी बढ़ात अपनी फैमिली पे निकालूंगा, अपने बच्चों पे निकालूंगा। वो चीज़ नहीं होती। तो घर जाऊँगा, फिजिकली ज़रूर थका होऊंगा, बट मेंटली मैं इरिटेटेड नहीं होऊंगा। एंड दैट गिव्स यू अ लाइफ बैलेंस, जिसको बोलते हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस। सो अगेन बात वहीं पर आती है, थोड़ा अपने साथ बातचीत करिए। आप चाहते क्या हो? जो भी चीज़ आप कर रहे हो, व्हाटएवर, आप पार्टीज जाते हो, उसमें आप जो करते हो वो क्यों करते हो? जो भी गलत चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो, वो आप क्यों करते हो? पहले ये सोचिए, क्योंकि आपको भगवान ने दिमाग दिया है। जो दिमाग हम में है वो किसी और स्पीशी में नहीं है। वी आर द अल्टीमेट क्रिएशन ऑफ द गॉड। तो आप उस चीज़ का यूज़ करो। जो भी चीज़ कर रहे हो ना, एक बार जस्ट सोचो मैं ये क्यों कर रहा हूँ, और फिर क्यों करने के बाद ये सोचिए मुझे शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस देगा
या अल्टीमेट हैप्पीनेस देगा। अगर ये मुझे अल्टीमेट हैप्पीनेस देगा ना तो जस्ट गो फॉर इट, फिर दुनिया चाहे जो भी बोले। बट अगर ये शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस देगा ना, मत करो थोड़ी देर के बाद, क्योंकि वो आपकी आदत बन जाएगी, फिर वो आपको आपके अल्टीमेट हैप्पीनेस तक कभी नहीं पहुंचने देगा। सो बहुत ज़रूरी है ये जानना कि हम जो चीज़ करना चाह रहे हैं वो क्यों करना चाह रहे हैं। ऑल द स्टूडेंट, पढ़ाई कर रहे हो, घूमने जा रहे हो, खेलने जा रहे हो, रिलेशनशिप में जा रहे हो, पूछो क्यों, क्या मिलेगा, क्यों कर रहा हूँ मैं। जस्ट मेरा इंस्टिंक्ट बोल रहा है, जस्ट मेरे जो सेंसेस हैं वो थोड़ी देर के लिए सेटिस्फाई हो जाएंगे उसके लिए। अगर ऐसा है तो फिर मत करिए, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। और उससे बाहर आने में अंदर जाना बहुत ईजी रहता है। इट्स लाइक स्लाइड होती है ना, तो हम नीचे तो बड़ा आसानी से चले जाएंगे, बट ऊपर उसी रास्ते से ऊपर नहीं आ पाएंगे। फिर हमें घूम के वापस पीछे सीढ़ी से आना पड़ेगा। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि वापस फिर उससे रिकवर हो पाए। सर, आपसे आज बात करके, और वैसे भी आज तक जितने भी लोग जो अपने फील्ड में हैप्पी है, सेटिस्फाइड है, एक कॉमन चीज़ निकल के आती है कि दे आर इनटू गिविंग, और देने में जो खुशी है आई गेस वो किसी चीज़ में है ही नहीं। सो मतलब आई गेस जो हम अल्टीमेट हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, हर फील्ड में, चाहे वो कोई भी फील्ड आप लोगों ने अपनाई है, अगर उसमें हम गिविंग फैक्टर ले आते हैं सेल्फलेसली, तो उसमें एक अलग लेवल की खुशी मिलती है। एग्जैक्टली। इवन मैम स्पिरिचुअलिटी में भी हमारे गुरुजी भी बताते हैं कि लिखा भी हुआ है स्क्रिप्चर्स में कि जीव जो है, जीव मतलब हम, हमारी जो आत्मा है, वो उसका अल्टीमेट रूप क्या है, वो गॉड का नित्य दास है। सो हमारा जो ट्रू बिहेवियर है ना, हम जो ट्रू सेल्फ हैं, हम दास हैं। और दास का काम क्या होता है? टू गिव सर्विस। और आप देखिए, जब आप कोई भी चीज़ देते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम दुर्गा माता जी की झांकी रखते हैं, वो लास्ट में भंडारा होता है, और अगर आपने उसमें सेवा करी, अब देखिए उस सेवा करने के बाद ना आपको एक अलग ही लेवल का हैप्पीनेस मिलेगा। आपका कोई एनजीओ है, आप उनके साथ चले गए और आपने वहाँ पे थोड़ा सा सर्विस वाला वर्क करा, आपको एक अलग ही लेवल का हैप्पीनेस मिलेगा, क्योंकि वो हमारा रियल रूप है, गिविंग। और इतनी अल्टीमेट बात है मैम, लोगों को लगता है मैं लूँगा तब दूंगा, लेकिन जब आप देना शुरू करोगे ना, अपने आप आना शुरू हो जाएगा। और जो चीज़ है भी नहीं करता, एग्जैक्टली नहीं, लेने का मन भी नहीं, वो अपने आप आ जाएगा मैम, वो अपने आप आ जाएगा। सो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। थोड़ी मैच्योरिटी आने के बाद ही बच्चा समझता है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ ये चीज़ बच्चों को देगा कौन? आजकल के पेरेंट्स को ये चीज़ के कोई मतलब नहीं है, तो वो अपने बच्चे में क्या देंगे। और मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, पेरेंट्स की बात है मैम, मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि बच्चों की गलती नहीं है, ये गलती हमारी है, टोटल फॉल्ट हमारा है। मेरे एक कलीग के साथ मेरा डिस्कशन हो रहा था, तो उन्होंने बोला कि यार मैं अपने बच्चों को फ्रीडम देती हूँ पर ध्यान भी रखती हूँ। तो वो किसी पब में गई थी पार्टी में, उनकी डॉटर, बोले मैं भी गई थी साथ में। मैंने बोला मैम पब में जा रहे हो, जगह तो सही नहीं है। सर मैं हूँ ना वहाँ पर जगह तो गलत है ना, कल आज आपके साथ जाएगी, कल अकेले भी जाएगी, फिर आगे भी चीज़ें होंगी। फिर मैंने उनको एक एग्जांपल दिया कि एक फादर मदर है, उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है, वो लोग पब में गए, बच्चों को लेकर गए दोनों, कि हम फैमिली मैन हैं, हम बच्चों को लेके जाएंगे। वहाँ गए, वहाँ उन्होंने अल्कोहल मंगाया और ग्लास ऊपर करके बच्चों के हाथ में गले में हाथ डाल के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, एंड फादर पोस्टेड दैट ऑन फेसबुक। आप जस्ट ये सोचिए बच्चे के दिमाग में उस वक्त क्या थॉट प्रोसेस आएगा जब वो ये चीज़ देखेगा या ऑब्जर्व कर रहा है। वो यही सोचेगा ना ये सही है। और जब यही बच्चा बड़ा होकर ये करेगा अपने फ्रेंड्स के साथ, हम क्या बोलेंगे, यार हमारे बच्चे के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो बिगड़ गया है। आपने क्या किया था? बच्चा वही करेगा जो देखता है। जो छोटा बच्चा, जब बच्चा पैदा होता है, वो अपने आप बोलना सीख जाता है, वो अपने आप आपके फैमिली का लैंग्वेज सीखता है। आपने कभी उसको सिखाया है? जैसे मैं सिंधी हूँ तो मेरी डॉटर सिंधी बोलती है, कैसे बोलती है? मैंने तो कभी नहीं सिखाया कि ये सिंधी में ए होता है, ये बी होता है, कैसे सीखा? जैसे मैं बिहेव करता हूँ वैसे वो बोलते ना, ये पापा पे गई है, ये मम्मा पे गई है। क्यों? वो उनको देख रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है। बच्चा ऐसे ही सीखता है, हम सब ऐसे ही सीखते हैं। तो जो आप करोगे वैसा ही वो सीखेगा, और बाद में आप मना भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है आप खुद भी वैसा नहीं करते हो। आजकल की मदर्स, जब पीटीएम होती है तो मदर्स आती हैं कि मोबाइल से बाहर ही नहीं निकलता है, क्या करूं मैं तो पूरा छोड़ दिया है, अब क्या करूं मैं उनको बोला कि आप मोबाइल कितना चलाते हो, आपका स्क्रीन टाइम ज़रा मैं देख लूँ,
आप कितनी देर मोबाइल चलाते हो, आप कितनी पार्टीज में जाते हो, क्या उस पार्टी का टाइम अपने अपने बच्चों के साथ बिताया? आजकल की लेडी देखिए हर कभी किटी पार्टी में बैठी हुई है. आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, आई एम सेइंग कि प्रायोरिटी क्या है. व्हेन यू आर फ्री फ्रॉम दीज वर्क, ओके गो एंजॉय. लाइफ में एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपकी प्रायोरिटी क्या है? अगर आपकी प्रायोरिटी आपके बच्चे होंगे ना, तो आप अपने आप हर वो स्टेप उठाओगे जो बच्चे को सही कदम पर लेकर जाएगा ही जाएगा. और आपको सिखाना नहीं है, आप जस्ट वो चीज़ें करते रहिए. एक पुजारी चाहता है मेरा बच्चा भी पुजारी बने, वो जब देखता रहेगा ना मेरे पापा डिसिप्लिन से चल रहे हैं, ये चीज़ करते, वो अपने आप वैसा बन जाएगा. तो बहुत ज़रूरी है हम पेरेंट्स को ये जानना. कहीं ना कहीं मैं भी अभी पेरेंट हूँ, तो ये चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, ये चीज़ें मेरे ऊपर भी अप्लाई होती हैं. मैं कोशिश कर रहा हूँ, अब कितनी कोशिश सही हो रही है गलत, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन यही है कि मैंने भी अपनी डॉटर को, अभी मेरी डॉटर 9 ईयर्स की हो गई है, एक छोटी डॉटर है, तो मैंने जितना ग्रो होते हुए देखा है, मैंने दूसरों के मुंह से सुना है कि शी इज़ लाइक यू, उसका बिहेवियर तुम्हारे जैसा है, उसके वर्क एथिक्स तुम्हारे जैसे हैं. मैंने तो कभी नहीं सिखाया मैम. बच्चा देख रहा है, वो अपने दादा दादी को देखती है कि वो कैसे डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं, हाउ दे आर बिहेविंग. तो दादा दादी से सीखते हैं, पेरेंट्स से सीखते हैं. उसकी मतलब मेरी जो वाइफ है, she is so dedicated to home and work both. She is also working, but the way she is handling home with all the odds, I think incredible. हर कोई नहीं करता. सर राइटली सेड. एक्चुअली जब आप पूरी बात बता रहे थे तो मुझे भी अपना बचपन याद आया. एंड एक्चुअली हम जो भी सीखते हैं, जैसे ऑफ कोर्स मेरी मदर भी, आज तक उन्होंने मुझे कुछ भी डायरेक्टली नहीं सिखाया. उनका जो डिसिप्लिन लाइफस्टाइल रही है, जो जेस्चर रहा है, उसी हिसाब से मैंने भी बहुत इंडल्ज किया है चीज़ों को लेके, और उनको देख के ही, अपने पेरेंट्स को देख के ही. एंड ऑफ कोर्स पेरेंटिंग के लिए जो मेरे पास भी आते हैं लोग, दे ऑलवेज ट्राई कि हम अपने बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं आपके पास, आप थोड़ा सा इनको सिखाइए कुछ. एंड आई स्टॉप देम एंड टेल देम कि आप बच्चे को नहीं छोड़ोगे, आपको रुकना है, आप उनको बाहर भेज सकते हो. आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद इट. सो राइटली सेड. एंड सर एजुकेशन पे अगर हम बात करें अगेन, जैसा कि आपने कहा ट्रेडिशनल सिस्टम अलग है, और आजकल के बच्चे या हम भी ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा सा एक वेस्टर्न स्मार्टनेस आए, बट एक बाउंड्री तक. अनएम्प्लॉयमेंट उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है. आज भी 7%, आई गेस 6.57 टू बी एप्ट, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है. सो उसके लिए आप कहें कि कैसे ऐसा हो रहा है कि इतनी अच्छी अच्छी डिग्रीज होल्ड करे हुए लोग भी आज घर बैठे हैं, उनको कोई भी जॉब नहीं मिल रही है. अनएम्प्लॉयमेंट मैम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. और इवन कोरोना के बाद तो, आई थिंक कोरोना से पहले ये थोड़ा सा संभल गया था, कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा. आई थिंक 20 करोड़ स्मॉल बिजनेसेस जो है वो ख़त्म हो गए, जिसके कारण ऑलमोस्ट 12 to 13 करोड़ वैकेंसीज पर या फिर सेल्फ अर्निंग लोगों पर इफेक्ट पड़ा था. बट कोरोना इतना बड़ा इशू नहीं. मुझे लगता है अनएम्प्लॉयमेंट का जो मैं फेस कर रहा हूँ, क्योंकि हम जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, वो हम बात करें पढ़े लिखे लोगों के जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके पीछे जो मुझे परफेक्ट रीज़न लगता है कि वो है गैप इन स्किल गैप बोलते हैं हम उसको, कि जो स्किल की रिक्वायरमेंट है अभी मार्केट में, वो स्किल अवेलेबल नहीं है. और उसके पीछे रीज़न क्या है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम, अगेन सिस्टम पे आते हैं, वो अभी तक मार्केट कंडीशन के साथ अलाइन नहीं हो पा रहा है. बिकॉज जो मार्केट है बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, और एजुकेशन सिस्टम अभी भी वही का वही बना हुआ है. तो चेंजिंग मार्केट के साथ आप पुराना सिस्टम चलाओगे तो बच्चे में वो स्किल नहीं आएगा. तो वहीं पर जो हमने बात करी स्किल, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, PBL की जिसकी हम बात करते हैं, वो यहाँ रोल प्ले बहुत कर सकता है. कि जब बच्चा प्रोजेक्ट करेगा, देखेगा मार्केट में क्या चीज़ चल रहा है, वो चीज़ जब ऑब्जर्व करेगा, उसके साथ अपने आप को अलाइन करेगा, तो वो परफेक्टली जान पाएगा कि मुझे कौन से स्किल एक्वायर करने हैं. तो जब वो वैसे स्किल एक्वायर करेगा तो ऑब्वियसली वो मोर एम्प्लॉयड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग एम्प्लॉयड ज़्यादा होगा. सो अगर मैं अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूँ, तो अर्बन एम्प्लॉयमेंट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है. क्योंकि मैं एक और चीज़ बताऊँ, अगर मैं फार्मर्स को साइड हटा दूँ, तो उसके अलावा जो लोअर लेवल पर है, वहाँ इतना अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है. अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है दैट आई एम नॉट एबल टू अर्न माई बेसिक नीड्स. मैं अर्न ही नहीं कर पा रहा हूँ. अब आप जॉब की बात करोगे, अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ तो मैं अनएम्प्लॉयड कहलाऊंगा क्या? नहीं कहलाऊंगा. तो जो स्मॉल लेवल्स पर है मैम, सब काम कर रहे हैं, कोई ना कोई कहीं किसी दुकान पे काम कर रहा है, कोई अपना छोटा ठेला लगा के हुआ है, बट दे आर अर्निंग फाइन टू लिव देयर लाइफ. किसानों की बात थोड़ा सा
दूर कर देंगे। बट जो मेजर प्रॉब्लम है वो है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट का। तो स्किल बेस्ड लर्निंग बहुत ज़रूरी है कि जिस स्किल की रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पर रोल प्ले करता है खुद हम लोगों का भी। ओके, एजुकेशन सिस्टम को मैं तो जाके चेंज नहीं कर पाऊंगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल चेंज, बट तब तक मैं क्या करूँ? तब तक मुझे मार्केट की नीड को समझना पड़ेगा और मुझे वो स्किल्स, और यहाँ पर पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है। आजकल का बच्चा स्मार्ट हो गया है, वो समझ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। हाउएवर बच्चे के साथ एक इमेच्योरिटी होती है, वो जो चीज़ उसको फैंसी करती है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। यहाँ पर पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो इन्फॉर्म्ड हो, और अगर इन्फॉर्म नहीं है तो इन्फॉर्मेशन निकाले। हमारे हाथ में पूरा वर्ल्ड है, मोबाइल है, हमारे पास इंटरनेट है, हम वहाँ से समझ सकते हैं कि क्या चीज़ है। तो बच्चा अपार्ट फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल एजुकेशन, उसको वो स्किल्स भी दिलाना बहुत ज़रूरी है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो मेजर मुझे लगता है वो है स्किल गैप। जो स्किल चाहिए वो स्किल नहीं मिल रहा है। मैं बीकॉम हूँ, बीकॉम वाला क्या करता है? उसको सिर्फ अकाउंट्स का थ्योरेटिकल नॉलेज है, बट जो एक्चुअली चाहिए वो नहीं है ना, जिस तरीके का। क्योंकि मैं अगर बीकॉम भी पढ़ रहा हूँ तो मेरा जो कोर्स सिलेबस है वो बहुत पुराने ज़माने का है। जो मैंने पढ़ा था वही आज का बच्चा भी पढ़ रहा है, तो जो रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी नहीं हो रही है। अब यहाँ पर जैसे ISC है, हम जिस बोर्ड को पढ़ाते हैं, CBSE है, धीरे धीरे अपने कोर्स को रिवाइव कर रहे हैं, लेकिन वो स्पीड उतनी नहीं है, अभी भी वो स्पीड नहीं है। तो ये प्रॉब्लम तब तक रहेगी जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम मार्केट कंडीशन के हिसाब से अपने आप को अलाइन नहीं करेगा, तब तक ये प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। और ये एजुकेशन सिस्टम तब ठीक होगा जब हमारी लीडरशिप स्टेबल होगी। तो जब लीडरशिप स्टेबल होगी तब अपने आप चेंजेस होने लग जाएंगे। तो अगेन बात वहीं पर आती है, लीडरशिप पर ही आती है कि लीडरशिप हमारी स्टेबल है कि नहीं है। और लीडरशिप स्टेबल कब होगी? जब हम लोग अवेयर होंगे कि कौन मेरे लिए सही काम कर रहा है, कौन मेरे लिए सही काम नहीं कर रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो, देखिए, हम लोग पढ़े लिखे तो हम लोग समझ सकते हैं कि मुझे किसको वोट करना चाहिए, किसको नहीं, लेकिन जो लोअर लेवल है उनको इस चीज़ के बारे में एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि किसको लीडरशिप में लाएं। क्योंकि जो वोट बैंक, जो वोट मांगते हैं, वो भी सबसे ज़्यादा टारगेट उन्हीं को ही करते हैं, हम लोगों को टारगेट नहीं करते, क्योंकि इनको पता है इनका वोट कहाँ जाना है, कैसे जाना है। वो लोग फ्री हैं, वो जहाँ थोड़ा सा उनको खुश कर दिया वो हो गया। सो अगेन सर्कल पूरा कहाँ घूम कर आता है? एजुकेशन पे आता है। अब ये एजुकेशन कैसे दी जानी चाहिए? तो पर्सनल इनिशिएटिव लेकर, या हमारी खुद के भी थॉट प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा चेंज चाहिए। हमें उठना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि इफ़ आई नीड चेंज, इफ़ आई वांट टू चेंज, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सो मैं अपने स्टूडेंट के साथ भी, मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूँ, वैसे मैं बेसिकली अकाउंट्स का टीचर हूँ, लेकिन इकोनॉमिक्स भी मुझे बहुत फैंसी करता है। तो जब इकोनॉमिक्स का लेक्चर ले रहा होता हूँ तो मैं इन चीज़ों के बारे में भी बहुत डिस्कस करता हूँ। बहुत ज़रूरी है हिस्ट्री जानना कि कैसे हमारा इंडिया किस लीडरशिप से ऊपर आया, अभी क्या चल रहा है, प्रॉस एंड कॉन्स क्या है। और यहाँ पर रैशनल होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि मैं इसका फॉलोअर हूँ, उसका फॉलोअर हूँ। आप फॉलोअर अपनी ग्रोथ करिए, जो मेरी ग्रोथ को सही तरीके से सही अलाइन करके चले जाएगा, भले वो मुझे पसंद ना हो, उसको वोट दे दो। कि अगर मुझे जो चाहिए वो पर्सन वो दे रहा है, पर मुझे वो पर्सनली पसंद नहीं है, मेरी फैमिली उसको वोट नहीं करती है, मेरे दोस्त बोल रहे नहीं इसको वोट नहीं करो, नहीं, आपका इंडिविजुअल वोट बहुत ज़रूरी है। तो ये आजकल जो, क्योंकि अब ये ट्रेंड आ गया ना, तो वोट देते हैं तो सारे स्टूडेंट्स भी 18+ जो हो रहे हैं वो सब सोशल मीडिया। तो बच्चों सिर्फ ये मत करो कि अपना फ़ोटो डाल दिया, सही वोट करिए और सही से एजुकेट होइए कि क्या, किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। राइट। सो यही चलते अगर हम बात करें कि अभी रिसेंटली कनाडा ने 2 years का कैपिंग किया है, और उस पर आई गेस इंडियन स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। और वहीं ऑन दी अदर हैंड US इंडिया का रिलेशंस एंड एजुकेशन कैंप्स इन बेंगलुरु, आई गेस इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एजुकेशन को लेके? मैम इतना प्रॉब्लम वाला बात है नहीं। उसके पीछे रीज़न ये है कि वैसे मैं मानता हूँ कि कनाडा जो है एक बहुत स्पेशल प्लेस रहा है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए फॉर देयर हायर स्टडीज़। बहुत अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है कनाडा का। अभी जो 2 साल का कैप लगा दिया उसके पीछे रीजंस अगेन वही पॉलिटिकल रीज़न है। तो अभी जो वर्ल्ड में जो जियो पॉलिटिक्स चल रहा है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसके पीछे रीज़न ये है कि हम माने ना माने वर्ल्ड वॉर 3 चल रहा है, वो फिजिकली नहीं दिख रहा है हमें, बट वो चल रहा है। तो सर्वाइवल, जिसके पास सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं वो अभी सर्वाइव करेगा। तो अभी का टाइम जो है बहुत डिफ़िकल्ट फेज से पूरा वर्ल्ड गुजर रहा है, क्योंकि एक भी किसी कंट्री ने थोड़ा बहुत इधर उधर हरकत करा एंड इट विल
वो पूरे वर्ल्ड में डिसरप्ट हो जाएगा। तो जो जियो पॉलिटिक्स अभी चल रहा है उसके कारण कनाडा के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं, फॉरेन रिलेशंस, दे आर नॉट गुड राइट नाउ। हमेशा से अच्छे रहे हैं। उसके पीछे रीज़न भी है कि कनाडा के जो लीडरशिप है अभी, दे आर वेरी इन्फ्लुएंस्ड विद द पर्सन्स इन इंडिया हु आर वांटिंग फॉर खालिस्तान। सो मैं उस इशू में नहीं जाऊंगा, बट इसके कारण इंडिया में और कैनेडियन लीडरशिप में थोड़े से प्रॉब्लम चल रहे हैं। बट देखिए अभी ग्लोबलाइजेशन है, कोई भी एक दूसरे के सहारे के बिना नहीं चल सकता है। तो आज नहीं तो कल वो कैपिंग भी हट जाएगी, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। सो थोड़े टाइम के लिए प्रॉब्लम है, बट इट विल हैपन। कोई भी कंट्री ये नहीं बोल सकता कि मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूँगा, आपका रेवेन्यू हमसे जनरेट हो रहा है प्लीज़। तो इंडिया को कोई भी अभी इंडिया राइट नाउ जो है ना मैम, जियो पॉलिटिक्स में इंडिया बहुत सेंटर पोजीशन लेके बैठा है, बहुत सेंटर पोजीशन। कोई कंट्री ऐसा नहीं है जो इंडिया को इग्नोर कर सके, और ये हमें भी समझना पड़ेगा। इस जो पोजीशन हमारी इंडिया की है ना, इसको हमें उसको भुनाना पड़ेगा, इसको हमें प्रॉपर्ली उसको चलाना पड़ेगा। तो कोई भी हमें इग्नोर नहीं कर सकता। थोड़े टाइम के लिए वो ज़रूर बोल रहे हैं, बट इवेंचुअली इट विल हैपन। नाउ कम्स टू इंडिया यूएस पार्टनरशिप जो है, अभी मणिपुर में भी उन लोगों ने कैंप लगाया था तो ये जो इंडिया यूएस पार्टनरशिप वो पहले भी था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ओपन हो गया, बिकॉज राइट नाउ हमारे जो फॉरेन रिलेशन है विद यूएस, दे आर वेरी गुड। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न ये कि यूएस जो है, यूएस की जो पोजीशन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में थी वो नीचे आई है। और यूएस को ऐसा लगता है कि अगर मैं इंडिया के साथ रहूँगा, क्योंकि इंडिया को मैं जैसे मैंने बोला कोई इग्नोर नहीं कर सकता, तो इंडिया के साथ रहेंगे तो उनको हेल्प मिलेगी। सो ये चीज़ है जिसके कारण और एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मेजर रेवेन्यू जनरेट करता है ये हर कंट्री के लिए। कनाडा के लिए भी मुझे एग्जैक्टली डेटा तो नहीं पता है, लेकिन उनके एजुकेशन सिस्टम में जो फॉरेन एजुकेशन से जो रेवेन्यू आता है, आप विश्वास नहीं करेंगे 60% इंडिया से आता है। सो कैसे इग्नोर कर सकते हैं? और इसी चीज़ को नज़र करके बैठा है यूएस। तो यूएस सिर्फ एजुकेशन को नज़र नहीं करके बैठा है, उनको अपने यहाँ एम्प्लॉयज़ और चाहिए, क्योंकि यूएस का जो यूथ है वो इतना एम्प्लॉयबल नहीं है जितना इंडियन यूथ है। सो दे वांट कि हम जाएं, रेवेन्यू भी जनरेट होगा, प्लस उनके लिए लेबर भी जनरेट होगा। सो अभी बहुत अच्छे, जो लोग भी यूएस पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, अभी बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं, बहुत कंफर्टेबली आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। इवन फाइनेंसेस की बात करें तो फाइनेंसेस भी आपको अच्छे से अवेलेबल हो जाएंगे। तो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम फॉर इंडियन स्टूडेंट टू गो फॉर यूएस फॉर देयर फर्दर स्टडीज़। सर अभी आजकल यूसीसी बहुत चर्चा में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके चलते अगर हम एजुकेशन की यूनिफॉर्मिटी की बात करें, ऐसे बहुत से स्कूल्स हैं जो रिलीजन ओरिएंटेड हैं, क्रिश्चियन स्कूल्स, फिर हिंदू स्कूल्स, फिर मुस्लिम्स के लिए अलग स्कूल्स। उसमें दिक्कत कुछ नहीं है, बट कहीं ना कहीं बचपन से ही मोरालिटी पे इतना पार्शियल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देना, और ये पर्सनली हमारे साथ भी हुआ है कहीं ना कहीं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैम ये बात को हमें समझना पड़ेगा कि बीइंग स्पिरिचुअल एंड बीइंग रिलीजियस ओरिएंटेड बोथ आर एंटायरली डिफरेंट थिंग। क्योंकि रिलीजन हमने क्रिएट करा है, वी आर एक्चुअली स्पिरिचुअल पर्सन। बट देखिए, अगर आपका रिलीजन आपको एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जा रहा है तो हमें बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। लेकिन एजुकेशन पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज एजुकेशन का कोई रिलीजन नहीं होता है। सो जो कम्युनिटी बेस्ड स्कूल्स हैं या जो कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं वो अपने लिए ही नुकसान कर रहे हैं, बिकॉज वो उस शेल में रह जाएंगे और वो कभी भी दूसरे वर्ल्ड को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। अगर मैं जिस कम्युनिटी का हूँ और मुझे मेरी कम्युनिटी के बारे में ही बोला जा रहा है कि नहीं, आपको अपनी कम्युनिटी में ही रहना है, दूसरे हमसे ये करते हैं वो करते हैं, तो मेरा जो थॉट प्रोसेस है ना, वो कैसा होगा कि जब भी मैं किसी और पर्सन से इंटरेक्ट करूंगा, मैं उसके साथ कभी भी कंफर्टेबल नहीं हो पाऊंगा, और विदाउट इंटरेक्शन वी कैन नॉट ग्रो। सो ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि अगर मैं रिलीजन बेस्ड या कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन में जा रहा हूँ, या जो लोग दे रहे हैं, आप सबसे बड़ा नुकसान अपना खुद का कर रहे हैं, क्योंकि आपका बंदा जिसको आप इतना कन्फाइन कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी में, बिकॉज आप उसे रिलीजन नहीं सिखा रहे, आप उसे कम्युनलिज्म सिखा रहे हैं।
सो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। आप स्पिरिचुअलिटी में लेके जाइए, हाउ टू कनेक्ट योर इनर सेल्फ विद द अल्टीमेट यूनिवर्स, वो चीज़ आप सिखाइए, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है। बट आप अगर उसको ये बोलेंगे कि नहीं मेरा धर्म और तेरा धर्म है, दिस वन इज़ बेटर एंड दैट वन, कभी भी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हम एक ही गॉड के बच्चे हैं सब। ये चीज़ हमें सिखाना है और हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि हमें ग्रोथ करना है, प्लस हमें अपने गॉड से कनेक्टेड भी रहता है। अगर मेरा स्पिरिचुअलिटी मुझे ये सिखाता है देन इट्स फाइन, अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि हर कम्युनिटी अपना नुकसान ही करवा रहे हैं। और मैं किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लूँगा कि ऐसी कम्युनिटीज़ कभी ग्रो भी नहीं कर पाई हैं मैम, कि जिन्होंने बहुत अपने आप को कन्फाइन करके रखा वो कभी ग्रो भी नहीं कर पाई, और जिन्होंने अपने आप को ओपन रखा टू द वर्ल्ड, हम देख रहे हैं दे आर ग्रोइंग। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि आप कन्फाइन मत करिए रिलीजन को लेकर, वो एक नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। वी ऑल पर्सन हैव टू ग्रो टुगेदर। मैं ग्रो करूं, दूसरा नहीं करे, मैं अच्छा हूं, दूसरा नीचा है, कभी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ग्रोथ हमेशा तब होती है जब वो सेम लेवल पे चले। सर राइटली सेड, यानी कि ह्यूमैनिटी अगर हम फॉलो कर ले मात्र, तो मेरे ख्याल से मॉरालिटी की जरूरत भी ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंसान है तो पहले इंसानियत को धर्म हाँ। बनाए। देखिए हम लोग यहाँ पर है ना, ये सब ह्यूमन है। अगर मैं आपसे लड़ूंगा तो मैं खुद, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको प्रॉब्लम दे रहा हूँ, मैं खुद को भी प्रॉब्लम दे रहा हूँ, बिकॉज मेरा माइंड भी उसी में ही लगा रहेगा। तो मैं ग्रो कब करूँ, मैं अपने बारे में कब सोचूंगा? मैं अपने बारे में तभी सोच पाऊंगा जब मैं यहाँ से शांत हूँ। और यहाँ से तक कब शांत होऊंगा? जब मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, प्लस मैं दूसरों की भी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। सो बचपन में हमें लिबर्टी की या फ्रीडम की डेफिनेशन भी बताई जाती थी मोरल साइंस में। मोरल साइंस में मतलब ये हमें बताया जाता था कि फ्रीडम क्या होती है। फ्रीडम मतलब आई शुड डू व्हाट आई वांट टू डू बट नॉट confining the freedom of others। तो जब ये थॉट आप में आएगा, इट्स फाइन, गुड। पुटिंग अदर्स वेलबीइंग ओवर योर्स एक्चुअली। नो, आप अपना वेलबींग ऊपर रखिए, लेकिन दूसरे के वेलबींग को खराब मत करिए। ऐसा नहीं है कि मुझे दूसरों के बारे में सोचूंगा तो खुद के बारे में कब सोचूंगा? सोचना मुझे अपने बारे में ही है, बट मुझे ये भी सोचना है कि मेरी फ्रीडम के कारण किसी और की फ्रीडम जो है वो कम ना हो जाए। दैट्स इट। राइट। सर आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, बट फॉर द व्यूअर्स स्पेशली जो 11th-12th परस्यू कर रहे हैं, उनको आप कैसे गाइड कर सकते हैं? अगर कोई आपसे पर्सनली जुड़ना चाहे, आई गेस आप अपने पर्सनल क्लासेस लेते हैं, इंडिविजुअली अब आप जर्नी पे आ चुके हैं, प्लीज़ बताइए सर। यस मैम, मैं इसके पहले काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी जुड़ा हुआ था, बट मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो दूसरों के थॉट प्रोसेस से मैच नहीं करता है। बिकॉज मैंने अपने आप को हमेशा एज ए टीचर देखा है, एज अ बिजनेसमैन या एज अ प्रोफेशनल बाद में देखता हूँ। सो इसलिए मैंने सोचा कि इट्स बेटर टू डू माई ओन वर्क। तो अब मैं अपनी खुद के इंस्टीट्यूट रन करता हूँ, और स्पेशली शुरुआत से ही मैंने पूरा फोकस करा कि मैं 11th-12th के स्टूडेंट्स को कभी ना छोड़ूं। आई हैव गॉन फॉर प्रोफेशनल क्लासेस ऑल्सो, CA के स्टूडेंट्स को भी मैंने पढ़ाया, लेकिन मैंने कभी 11th-12th को छोड़ा नहीं, बिकॉज मैम वो रूट है। 11th और 12th एक ऐसा क्लास रहता है, ऐसा एरिया रहता है जहाँ पर बच्चे का अपने करियर के लिए इंटरेस्ट डेवलप होता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है कि जब वो अपने बारे में सोचना शुरू करता है। इसलिए मैंने कभी उस चीज़ को छोड़ा नहीं, और मेरे इंस्टीट्यूट का टैगलाइन भी है स्ट्रेंथनिंग द रूट्स। तो हमेशा जब रूट जितनी मजबूत होगी उतना ही पेड़ जो है वो स्ट्रांग होगा और वो उतने अच्छे फल देगा। सो मेरे जो भी स्टूडेंट है, मेरा हमेशा से ये पढ़ाने का तरीका बोलूँ तो मेरा थॉट प्रोसेस सिर्फ ये रहता है कि आई वॉन्ट टू डिलीवर देम इंटेलिजेंस विथ कैरेक्टर। बिकॉज अगर आपके पास इंटेलिजेंस है और आपका प्रॉपर कैरेक्टर नहीं है, तो आप अपनी इंटेलिजेंस को हमेशा नेगेटिव एनर्जी में ही लगाओगे। मैं हमेशा बच्चों को एग्जांपल देता हूँ कि 2 इंजीनियर हैं, एक APJ अब्दुल कलाम और एक ओसामा बिन लादेन। बोथ वर वेल क्वालिफाइड, दोनों के पास इंटेलिजेंस थी, लेकिन हम जानते हैं किसका क्या हश्र हुआ है। जिसके पास कैरेक्टर हुआ उसने अपने इंटेलिजेंस को प्रॉपर यूटिलाइज किया, एंड ही बिकेम अ बून फॉर दिस वर्ल्ड, नॉट ओनली फॉर आवर इंडिया। और दूसरा, ही बिकम अ डिसरप्ट फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इंटेलिजेंस के साथ कैरेक्टर जो डिलीवर करना है, ये मेरा हमेशा से फोकस रहा है। और जो भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी मुझे सुन रहे हैं, इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी, अब मैंने अपनी एक ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू, पहले फिजिकल क्लासेस ही पढ़ाता था, अभी ऑनलाइन भी हूँ। तो एनी स्टूडेंट हु वांट्स टू कनेक्ट विथ मी, नॉट ओनली फॉर 11th and 12th, फॉर देयर पर्सनल कन्वर्सेशन, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हैं। प्लस मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है अकाउंटिंग कोच करके, जहाँ पर मैं अपने पर्सनल थॉट्स भी शेयर करता हूँ, प्लस 11th और 12th से रिलेटेड सिलेबस से रिलेटेड भी चीज़ें भी शेयर करता हूँ। सो बहुत सारे बच्चे जो मेरे पास फिजिकली पढ़ने नहीं आए,
उन्होंने मुझे याद है लास्ट ईयर 2 गुवाहाटी के बच्चे थे मैम, 12th क्लास के, तो उन लोगों ने मेरे इस वीडियोस देखना स्टार्ट करा था, और क्योंकि उसमें मेरा कांटेक्ट नंबर भी है, तो उन्होंने मुझसे कनेक्ट किया कि सर हमने आपकी वीडियोस देखे और हमने पूरी तैयारी अपनी जो है वो आपकी वीडियोस देख कर ही करी, हम कहीं कोचिंग नहीं गए। सो आई फेल्ट वेरी हैप्पी। फिर वो कुछ डाउट्स भी पूछते तो मैंने उनके डाउट्स भी क्लियर करे, एंड देयर वाज अ टाइम बोला सर थोड़े पर्सनल डाउट्स भी हैं, तो आई कनेक्टेड विद देम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो कोई भी स्टूडेंट जो मुझसे कनेक्ट करना चाहता है, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है अकाउंटिंग कोच चीकू भैया, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लस मैं अपना नंबर भी शेयर कर दूंगा, बिकॉज मैं प्राइवेसी नहीं रखता, एनीवन कैन टॉक टू मी। Lovely, sir. So this was amazing conversation and thank you so much for giving your time and your views. और आगे भी हम बने रहेंगे, I guess. And thank you so much, sir. Thank you coming. Thank you so much for inviting me. I think ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिला कि ना सिर्फ उन स्टूडेंट से जिनके साथ मैं डील करता हूँ, अब बाकी आपके भी बहुत सारे व्यूअर्स होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ मैं अपना मैसेज दे पाया। दिस इज़ माई थिंकिंग, और मुझे बाकी दूसरों के क्या थॉट्स है आई डोंट नो, दिस इज़ टोटली माई पर्सनल व्यूज़, कोई किताबी बातें नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस किए हैं गाइज, वही आपसे शेयर किया है। अगर आप फ़ायदा ले सको तो अच्छा है, मैं भी खुश हो जाऊँगा। So it was deeply insightful. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am.